तो ये जो फ्लो बना हुआ रहता है ना कि अपन कंटिन्यू अभी 10 डेज से स्टडी किए, 10 to 12 डेज, तो वो इस फ्लो को टूटने मत दीजिएगा। कंटिन्यू रिवीजन करिएगा जब तक आपका जो एग्जाम है वो स्लॉट बुक ना हो जाए, और बुक होते ही यानी कि विथ इन अ नेक्स्ट 10 डेज स्लॉट आप ले लीजिए, या मे बी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक का मिल रहा होगा तो उसको भी आप ले सकते हैं। और तब तक स्टडी को डिसकंटिन्यू मत करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा जब समय मिले। ज्यादा पेजेस भी नहीं है, वर्कबुक की हो चाहे नोट्स की बात करूं तो ज्यादा पेज है नहीं, 200 पेज है। अगर पर डे अगर 10 to 20 पेज भी अगर अपन रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। अगर एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो कि पर डे 20 पेज ऐसा हो, है ना। तो चलिए चैप्टर 10 में देखते हैं। केवल 5% क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से वेटेज के अनुसार अगर बात करें। सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस। ठीक है, क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉर कस्टमर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर अंडर केवाईसी, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, एसटीआर जिसको बोलते हैं, इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, आईजीआरएम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसको जो चैप्टर 10 में है। देखिए, कस्टमर हैव द राइट टू गेट गुड एडवाइस, एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फर्म हैव द ड्यूटी टू गिव द गुड एडवाइस। कस्टमर का राइट है अच्छी एडवाइस पाने का, और जो फाइनेंशियल सर्विस में वर्क करते हैं उनका काम है आपको अच्छी एडवाइस देना। ठीक है, जनरली लोग नहीं करते हैं लेकिन ये है। ठीक है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, जब तक कस्टमर आपसे बने हुए रहेंगे तब तक आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेबल रहेगा। ठीक है। ठीक है, जहां पे सेल्स ऑफ प्रोडक्ट आर कस्टमर लीड एंड ऑलवेज अकम्पनीड बाय करस्पॉन्डिंग इफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एडवाइस। ठीक है, तो आपकी एडवाइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाई रिटर्न एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एक होता है। इन्वेस्टर शुड केयरफुली अपॉर्चुनिटी द प्रॉमिस स्पेक्यूलेट गारंटीड रिटर्न एंड, जो बोलते हैं ना कि बातें होती कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, गारंटीड रिटर्न होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ। Individual may claim that unrealistic return can be realized from low risk investment opportunity, but one has to keep in mind no investment is risk free. आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो रिस्क फ्री हो। ठीक है, रिटर्न आर रिलेटेड टू द रिस्क टेकन। आप कितना रिस्क लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस जो एक एनआईएसएम का एक एग्जाम भी लेता है, एनआईएसएम एक्स ए एंड एक्स बी, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस के ऊपर है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज अ इंडिविजुअल और फर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ और प्रोवाइडिंग एडवाइस। या तो खुद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं टू इन्वेस्टर। ही हैज अ ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट। उनका काम क्या होता है? अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। ठीक है, इन्वेस्टर ऑल्सो शुड रिव्यू देयर मंथली अकाउंट। जो इन्वेस्टर, ठीक है, एंड कंडक्ट एनुअल रिव्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट प्लान विद देयर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन आपको नहीं देना है। ठीक है, इन्वेस्टर को केयरफुल होना है अबाउट सुटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट आर बीइंग सजेस्टेड एंड सोल्ड टू हिम विथ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम बहुत से लोग ट्राई करते हैं सेल करना ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आप जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर के पर्टिकुलर नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक सीनियर सिटीजन है, अगर उनको स्टॉक ब्रोकर एडवाइस कर रहा है कि आप शेयर्स फ्यूचर ऑप्शन कर लो, पेनी स्टॉक खरीद लो, इज इट राइट एडवाइस? नो। तो इसको बोलते हैं अनसुटेबल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। चर्निंग, ये क्वेश्चन आता है सर चर्निंग से रिलेटेड। चर्निंग का मतलब है रिफर टू व्हेन सिक्योरिटी प्रोफेशनल मेकिंग अननेसेसरी और एक्सेसिव ट्रेड इन कस्टमर अकाउंट फॉर द सोल पर्पस ऑफ जनरेटिंग कमीशन। आप कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है,
कस्टमर के अकाउंट में अननेसेसरी ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हो कि आपको कमीशन मिलते रहे। ठीक है। इन्वेस्टर को केयरफुल होना चाहिए, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना चाहिए अपना, और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ऐसा एबनॉर्मल हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी को। ठीक है। फिर इन्वेस्टर के सेमिनार्स होते हैं। एट सम ऑफ द इन्वेस्टर सेमिनार एडवाइजर में पिच अनसुटेबल प्रोडक्ट, सेमिनार में कई बार अनसुटेबल प्रोडक्ट भी आपको बताया जाता है। ठीक है। और इन्वेस्टर को एडवाइस एडवाइस देना है कि आप रश डिसीजन है ना, जल्दी से डिसीजन मत लो। ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिसाइड करो। थर्ड पार्टी क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। ठीक है। कॉन्टेक्ट विथ कस्टमर, कस्टमर से जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो सेल्स एजेंट मस्ट ओनली मेक सेल्स कॉल ऑन कस्टमर एट रिस्पॉन्स रीजनेबल टाइम। विथ रिगार्ड टू रीजनेबल कैन वेरी इन डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस होल्ड। तो ये क्वेश्चन आता है बॉस कि आप सुबह 9 से 8 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं कस्टमर को, लेकिन अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है इसके बाद भी आप कॉल, अगर वो बोलता है कि आपको 10 बजे कॉल कर सकते हो तो ठीक है। कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, इट इज अ कस्टमर रिक्वेस्ट, वो भी कॉल कब, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे। ठीक है। सेल्स एजेंट शुड एज सुन एज पॉसिबल ऑन मेकिंग कॉन्टेक्ट आइडेंटिफाई देमसेल्फ, आपको बताना है कि आप कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है। ठीक है। सेल्स एजेंट शुड टेक अकाउंट ऑफ कस्टमर पर्सनल सर्कमस्टेंस। ठीक है। सेल्स एजेंट मस्ट एंड द डिस्कशन लीव द प्रीमाइस इमीडिएटली एट द कस्टमर रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर बोलता है हो गया सर हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आप चले जाइए हमारे प्रीमाइस से, रिक्वेस्ट करता है तो आपको जाना है, आपको डिस्कशन एंड करनी है। ठीक है। सेल्स एजेंट मस्ट वॉलेंटरली सीज कॉन्टेक्ट विथ अ कस्टमर हु क्लियरली इंडिकेट दैट कॉन्टेक्ट इज इनकन्वीनियंट, अनवेलकम और इनअप्रोप्रिएट। ठीक है। एनी कॉन्टेक्ट नंबर मस्ट बी लेफ्ट विथ एनी कस्टमर ऑन रिक्वेस्ट। अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तब आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल देना है। ठीक है। ऐसा नहीं है सर ये रखो ये नंबर ले लो, या आप उन्होंने नंबर ले लिया, ऐसा नहीं। सेल्स एजेंट नॉट एक्सप्लॉइट अ पर्सन इन एक्सपीरियंस वल्नरेबिलिटी क्रेडिबिलिटी एंड लॉयल्टीज। मेंबर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग डेट ऑफ कॉन्टेक्ट, आपने कस्टमर से बात क्या की, कब कॉन्टेक्ट किया। ठीक है। सेल एजेंट मस्ट बी एट ऑल टाइम प्रोफेशनल होने चाहिए, आपको फॉल्स एजम्पशन नहीं बनाने हैं। ठीक है। अवॉइड द यूज ऑफ हाई प्रेशर एंड ल्यूरिंग टैक्टिक्स। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ क्लाइंट, आपको क्लाइंट का रिस्क पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क लेने को तैयार है, कौन से प्रोडक्ट में वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, फिक्स इनकम या मार्केट ओरिएंटेड। अगर उनका रिस्क लिटिल रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, टू गेट द डिजायर रिजल्ट, ठीक है, तो आपको लेस रिस्क की चीजों में उनको बताना है, ऐसा नहीं कमीशन बेस्ड में आप कुछ भी बता रहे हो। ठीक है। There is need to understand the risk tolerance of variety of reasons to achieve a level of financial independence that allow investor to meet not only their basic need but also higher need for self development. ठीक है। Willing to accept a certain smaller return rather than a large but uncertain profit from financial decision. Individual evaluation of self-worth and level of self-esteem. Individual need to appropriate their personal comfort. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप पढ़ोगे बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को। ठीक है। इसको आप स्किप मत करिएगा, ज्यादा से ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं 5 5% 5% क्वेश्चन आते हैं, अब 5%, 5 आउट ऑफ द 5 आप इसमें आराम से ला सकते हैं। ठीक है। देयर इज गुड चांस न्यू इन्वेस्टर में नॉट अंडरस्टैंड मेनी ऑफ द न्यू फाइनेंशियल एंड रिस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आपको उनको बताना है, न्यू इन्वेस्टर को नहीं पता होता बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, तो उसको भी आपको बताना है। ठीक है। तो ये इसको देखिएगा। फिर है रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। Globally as well as India, it is well established the basis of track record of performance of equity as a class of asset had outperform other assets. ठीक है। Deliver superior return over longer period of time. With this statistics available, why wouldn't everyone all time invest 100% in stock? ठीक है।
रिस्क डिस्क्लोजर क्या हाईलाइट करता है? रिस्क इन्वॉल्विंग ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिस्क एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ब्रोकर एंड क्लाइंट, ब्रोकर आर रिक्वायर्ड टू मेक देयर क्लाइंट अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग डेरिवेटिव। तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें रिस्क के बारे में पता है, क्लाइंट के बारे में यानी कि ब्रोकर्स और ट्रेडर्स के बाद जो क्लाइंट ब्रोकर्स के बारे में और उनके राइट एंड ऑब्लिगेशन के बारे में कौन से डॉक्यूमेंट्स में है, तो रिस्क डिस्क्लोजर। ठीक है, तो आपकी इसको एक कॉपी आपको क्लाइंट से साइन करानी है जब आपको क्लाइंट से पहली बार मिल रहे हो तो। ठीक है, द रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी वेरी अमंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो while some derivative are simple स्पेशली ऑप्शन एंड देयर कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कुछ क्या है बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसा अपन ने लास्ट चैप्टर 4 और 5 में पढ़ा है कि कुछ डेरिवेटिव बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आपको बताना है मार्केट रिस्क कितना है, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है ये बताना है, काउंटर पार्टी रिस्क, ये सबको डिटेल में आपको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में बताना होता है। ठीक है, रिस्क टू क्लाइंट ट्रेडिंग इन फ्यूचर, तो आपको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट ऑन डेली बेसिस फ्यूचर में होता है, अगर अनफेवरेबल हुआ तो बहुत बड़ा लॉस होगा, नोशनल लॉस। ठीक है, तो इफ दिस अमाउंट डिपॉजिट नहीं होता है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को लिक्विडेट करता है और पार्ट में, और लाइबल टू पे अप द रिजल्टिंग लॉसेस, तो इसमें आपको पेनाल्टी भी लगेगी। और हो सकता है कि रिस्क ऑफ सडन इंक्रीज, अगर रिस्क ज्यादा बढ़ता है तो मार्जिन रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, रिस्क ऑप्शन बायर के क्या पास क्या होता है, मैक्सिमम लॉस कितना होता है उनके पास, जितना उन्होंने प्रीमियम पेड किया है। ठीक है, और सेकंड क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने अपनी पोजीशन एक्सरसाइज की तो आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी। ठीक है, एज अ कॉल बायर। सेलर का रिस्क क्या होता है, अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन मिला तो अनलिमिटेड लॉस होगा। प्रॉफिट तो कितना होता है, जो प्रीमियम आपने रिसीव किया, मार्केट चाहे दुनिया कहीं चले जाए आपको प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपने प्रीमियम रिसीव किया, लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। अगर हायर वोलेटिलिटी है तो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए कई बार क्या होता है जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनसे प्रीमियम ज्यादा मांगा जाता है जब वोलेटिलिटी मार्केट में हाई होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म में लिखा रहता है। और ये तो आपने देखा है, ये आजकल आप जब भी ट्रेड करोगे 9 आउट ऑफ द 10 इंडिविजुअल ट्रेड इन इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन इनकर्ड नेट लॉस ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000, यानी कि एवरेज लॉस 50,000 का हुआ है। ठीक है, ओवर द अबोव नेट ट्रेडिंग लॉस लॉस मेकर एक्सपेंड एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉस एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। 28% जो लॉस होता है उसमें ओवरऑल लॉस में, वो आपका ट्रेडिंग यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट बनाते भी हो, दोज मेकिंग नेट प्रॉफिट, तो वो 15 टू 15 से 50% ऑफ सच जो 15 to 50% ऑफ सच प्रॉफिट एज अ ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये उस आपका चला जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहां से ये बॉक्स बना दे रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी आपको लेना है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या है कि आपको प्रॉपर केवाईसी लेना है, एक्सेप्ट पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाई द क्लाइंट, ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग करना है, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR आपको सबमिट करना है। ठीक है, आपको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में क्या करना है, वेरीफाई करना है कस्टमर को, कस्टमर के अकाउंट्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई बेनिफिशियल ऑनर एंड कंट्रोल, कौन इंडिविजुअल अल्टीमेटली ओन और कंट्रोल कर रहा है कस्टमर के अकाउंट्स को और किसके बिहाफ में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, कोई भी अकाउंट बेनामी नाम पे ओपन नहीं होना चाहिए, या एनोमिनस यानी किसी के भी नाम पे ओपन नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ रिस्क परसेप्शन of client are clearly defined having regard to client locations, address, corresponding address, other address, सभी चीजें डिटेल आपको पता करनी। ठीक है,
Document requirement and other information to be collected in respect to different class of client depending on perceived risk and heavy regard to requirement to PMLA 2002। ठीक है। इंश्योर करना है कि अकाउंट ओपन ना हो जहां पे इंटरमीडिएट अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस। जहां पे आपने केवाईसी को फॉलो नहीं किया है वहां पे अकाउंट ओपन नहीं करना है। क्लाइंट ने अगर ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं किया है तो अकाउंट ओपन नहीं करना है। ठीक है। क्लाइंट, the circumstance under which client is permitted to act on behalf of another person entity should be clearly laid down। ठीक है, ये लिखना है। necessary check and balance to put in place before opening a account to ensure the identify of the client does not match with any person having known criminal record। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई बैन तो नहीं लगा है सेबी के द्वारा, कोई अदर मैटर्स तो नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ड्यू डिलिजेंस में पता करनी है। ठीक है। रिस्क बेस्ड अप्रोच, तो इट इज जनरली रिक्वायर्ड कस्टमर में हैव हायर और लोअर रिस्क कैटेगरी। आपके दो कैटेगरीज के होते हैं, या तो आप हायर रिस्क कैटेगरी में आते हो क्लाइंट में, और लोअर रिस्क में आते हो। तो कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं क्या होते हैं, एनआरआई है, एचएनआई कस्टमर है, ट्रस्ट है, चैरिटी है, एनजीओ है, कंपनीज है, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन ऑफ फॉरेन और ओरिजिन है, कस्टमर फॉर और फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, करंट और फॉर्मर सीनियर हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, कंपनी ऑफरिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑफरिंग, नेट नॉन फेस टू फेस क्लाइंट्स, ये भी एक रिस्क है। क्लाइंट विद ड्यूबियस रेपुटेशन एज पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो ये सब चीजें भी आपको नोट करना है कि कौन कहाँ से है, किस टाइप का उसका कैटेगरी है। ठीक है। क्लाइंट का आइडेंटिफाई कैसे करना है, केवाईसी लेना है, सिंपल। ठीक है। और क्लाइंट शुड बी आइडेंटिफाइड बाय द इंटरमीडियरी बाय यूजिंग रिलायबल सोर्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। अगर कोई फेल करता है, ठीक है, तो आपको हायर अथॉरिटी को तुरंत रिपोर्ट करना है अगर केवाईसी या क्लाइंट ने जो एविडेंस दिए हैं वो गलत है। ठीक है। आप सेबी ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू केवाईसी ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज जो उन्होंने बनाई है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। ठीक है। तो इसमें सेबी एक्ट 1992 आता है। डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, जॉब कार्ड ऑफ नरेगा, यू अगर लेटर इशूड बाय यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसमें एड्रेस, नेम, एड्रेस और आधार नंबर मेंशन्ड है। ठीक है। तो ये सब परमानेंट एड्रेस में क्या आता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी। तो ये सब चीजें, तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है। इसको मैं बॉक्स बना दिया हूं आपको, इसको देखिएगा। एक तो क्वेश्चन आता ही है। कंपनी का है तो कंपनी का नाम क्या है, प्लेस कहाँ पे बिजनेस है, मेलिंग एड्रेस क्या है, टेलीफोन फैक्स नंबर क्या है। अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, लीगल नेम क्या है, एड्रेस, ऑल पार्टनर एंड देयर एड्रेस। ठीक है। इन पर्सन वेरिफिकेशन करना है। ठीक है। इट्स कंपल्सरी फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग आउट विद अ ब्रोकर, इट कैन बी थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन। ब्रोकर्स केवाईसी विजिट द कस्टमर एट एड्रेस स्टेटेड इन द केवाईसी फॉर्म। तो केवाईसी ऑफ इन्वेस्टर कंप्लीट यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन और वेरीफाई ऑफ यूआईडी है। ठीक है। और आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। ठीक है। थ्रू डीजी लॉकर। डीजी लॉकर एक वर्ड है, इसको याद रखिएगा, आता है। ई केवाईसी आपको पता है। ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू ई केवाईसी इन्वेस्टर फुलफिल द अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन ब्रोकर वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो यूसीसी प्रोवाइड होता है, उसको बोलते हैं यूनिक क्लाइंट क्लाइंट कोड। ठीक है। आपका यूसीसी है ना, वो लिंक होता है पैन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। और वो एक्सक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन होता है क्लाइंट का। ठीक है। UCC requirement was introduced in order to facilitate maintain database of client and strengthen the KYC norm। ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर कुछ होती है तो आपको फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये बॉक्स बना दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, FIU फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है कैश में, तो आपको
उसको रिपोर्ट करना होता है ना कैश में, मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, शायद यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। इन्वेस्टर का अगर कोई ग्रीविनेंस है तो पहले तो आप किससे बात करोगे? जो आपका ब्रोकर है या जो कंपनी है उससे बात करोगे। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो सेबी के अकॉर्डिंग आप उसको, ठीक है, की रेगुलेशन है सेबी इन टर्म ऑफ मॉनिटरिंग एक्सचेंज अंडर एसईसीसी रेगुलेशन 2012, ठीक है, और अंडर ब्रोकर रेगुलेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टर ग्रीविनेंस डिवीजन क्या है? पहले तो आपको क्लाइंट से बात, यानी कि कस्टमर ब्रोकर से बात करनी है या कंपनी से बात करनी है। अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं होगा तो स्कोर में डालना है, स्कोर्स, ठीक है। उसकी स्पेलिंग भी कई बार उल्टी पुल्टी आती है उसमें, तो उसको ध्यान दीजिएगा। स्कोर्स, SCORES 2.0 चल रहा है। तो कंप्लेन किस टाइप की होती है? नॉन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट, non-refund of margin money, trade executed without adequate margin, delay or non-receipt of fund, squaring up the position without consent, unauthorized transaction in account, trade done not per price limit, trading error, सर्विसिंग इशू, ठीक है, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो आपको पहले कंप्लेन किससे करनी है? क्लाइंट शुड फर्स्ट सेंड द कंप्लेन अगेंस्ट कंसर्न मेंबर ऑफ एक्सचेंज, मेंबर ऑफ एक्सचेंज मीन ब्रोकर। उसके बाद सेबी से। हिंदी और इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका साइन होना चाहिए। नो फीस इज चार्ज, फीस आपको नहीं लगेगी उसमें। कंप्लेन आप दर्ज करते हो तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये चीजें बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यस सर, चैप्टर यस। 10, ठीक है। ये कोई स्कोर ज्यादा क्या बताया आपने? स्कोर, अगर क्या पहले है सर आप, ये? स्कोर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं आपको, ठीक है। ये है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, स्कोर, SCORES, ठीक है। लेकिन पहले आपको स्कोर्स में नहीं करना है, पहले आपको एक्सचेंज के मेंबर से करना है जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट है, ठीक है। और कंप्लेन इज फॉरवर्ड, उसमें एक्शन जो लिया जाता है उसको ATR बोलते हैं। और स्कोर में आपने कंप्लेन किया है तो विथ इन 21 डेज आपको उसका कुछ ना कुछ रिसीविंग जरूर मिलेगा, या तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, या जो भी उसका लास्ट जो भी होता है वो आपको विथ इन 21 डेज आपको देना ही है, ठीक है। रिजॉल्व करना है कंप्लेन को 21 डेज में। फिर ODR होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल, is a transformative step in resolving dispute within a Indian security market, initiated by SEBI, ठीक है। The innovative platform is designed to efficient address of resolve conflict between investors and market participant, ठीक है। ODR बोलते हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल। ये कहाँ पे होता है? रिजोल्यूशन इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट इन लिवरेज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। स्मार्ट ODR होता है, स्मार्ट ODR पोर्टल होता है जिसको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन ने टू प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज एक्सेसिबल एंड इफिशिएंट मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिलेटेड टू एक्टिविटी ऑफ लिस्टेड कंपनी। आप लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर, DPs, अदर रजिस्टर्ड, उनकी एक कंप्लेंट डाल सकते हो यहाँ पे। कोई भी डिस्प्यूट है यहाँ पे डाल दो। सर्विस रिलेटेड कंप्लेन है तो आप ODR में डाल सकते हो, ठीक है। नॉन रिसिप्ट एंड डिले जैसा सेम था। प्रॉब्लम द विद द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन, इशू विद अकाउंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इशू पुअर कस्टमर। ट्रेड डिस्प्यूट हुआ, डिस्क्रिपेंसी हुई ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। रॉन्गफुल ट्रेड हुआ, एलिग यानी कि जानबूझ के। सेटलमेंट इशू है, इनकरेक्ट चार्जिंग ऑफ फीस है, डिस्प्यूट ओवर पेनाल्टीज है। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। ट्रांसफर एरर है, रजिस्ट्रेशन इशू है, तो ये सब चीजें आप डाल सकते हो। कंप्लायंस का वायलेशन हुआ है, इथिकल वायलेशन हुआ है, इसको आप डाल सकते हो, ठीक है। फाइलिंग द कंप्लेन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स बना दे रहा हूं। पहले आप ODR में डाला आपने, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं हुआ तो आपने कॉन्सिलेशंस में डाला। लास्ट जो होता है फुल एंड फाइनल, अगर कॉन्सिलेशंस में भी आपकी
जो आपकी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो पाई, तो आप आर्बिट्रेशन में डालते हो, जहां पे आर्बिट्रेटर जो होता है ना, या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर होता है, वो रिव्यू करता है एविडेंस को, ठीक है, और अपना डिसीजन बाइंड करता है, ठीक है। अभी जो ओडीआर है वो सेंट्रलाइज डिस्प्यूट सिस्टम होता है, डिजिटल फर्स्ट होता है, स्ट्रक्चर रिजोल्यूशन फेस होता है, एक्सेसिबिलिटी उसकी इनहेंस है, यूजर फ्रेंडलीनेस है, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है, देखिए, ग्रीवेंस इज नॉट रिड्रेसल सेटिस्फैक्ट्री, इन्वेस्टर क्लाइंट क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस थ्रू स्कोर पोर्टल इन अकॉर्डेंस विद प्रोसेस लेट डाउन द देयर इन द ऑनलाइन रिजोल्यूशन पोर्टल हैज बी कनेक्टेड विद सेबी स्कोर पोर्टल। जो सेबी का स्कोर पोर्टल है या सेबी इंटरमीडियरी पोर्टल है उससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तब आप ओडीआर का यूज कर सकते हो। ओडीआर, अगर कंप्लेन इनिशिएट हुई ओडीआर पोर्टल में, टू द ओडीआर इंस्टीट्यूशन इम्प्लेड बाय एमआईआई रिफर टू ओडीआर इंस्टीट्यूशन, 21 डेज के भीतर आपकी कंप्लेन रिजॉल्व होगी, ठीक है। अगर कॉन्सिलेशन, अगर वहां पे नहीं हुआ तो कॉन्सिलेशन में जाओगे, पहले जाओगे ओडीआर में, फिर कॉन्सिलेशन में, फिर आर्बिट्रेशन में, ठीक है। आर्बिट्रेटर अगर आपको ऑर्डर दिया, आर्बिट्रल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, आपको 7 डेज के भीतर एक्ट करना है, और विथ इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिवॉर्ड अवार्ड, आप अगर नहीं होता है ग्रांटेड, ठीक है, completely adherence to the term of orbital hour must be done. MII shall to monitor the due compliance of market participant with the term of arbitral award or judgment of appellates forum, ठीक है। आपको क्या करना है और नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसे मार्केट इंटरमीडिएट से डील करना है जो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज में है, ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना है, फोटोकॉपी रखनी है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, रजिस्टर्ड होना है क्लाइंट का, क्लियर और एम्बिगियस इंस्ट्रक्शन देना है ब्रोकर एजेंट और डिपॉजिटरी को, ठीक है। सेटल द ड्यू थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल, आपको जो भी सेटलमेंट करना है नॉर्मल बैंकिंग चैनल से करना है, ठीक है। तो ये डू एंड डोंट्स है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आपको डोंट्स में क्या, अनरजिस्टर्ड ब्रोकर और अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट से डील नहीं करना है, यानी कि डब्बा ट्रेडिंग नहीं करनी, वहां पे सेबी या कोई ब्रोकर आपका जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। एक्सिक्यूट एनी डॉक्यूमेंट विथ इंटरमीडिएट विदाउट फुली अंडरस्टैंड इट्स टर्म एंड कंडीशन, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी इंटरमीडिएट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें साइन कर दिए बिना उसको स्टडी किए, ठीक है। आपको डीमैट ट्रांजैक्शन स्लिप बुक को किसी के हैंड में, किसी की स्टडी यानी कि लीव द कस्टडी ऑफ देयर डीमैट ट्रांजैक्शन इन हैंड ऑफ एनी इंटरमीडिएट, ऐसा नहीं करना है। कोई पेमेंट कैश में नहीं करना है। आपको कोई टिप्स में, र्यूमर्स पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। आपको दूर रहना है हाई रिटर्न के प्रॉमिस से, ठीक है। और जो गारंटेड रिटर्न का प्रॉमिस करते हैं उनसे भी आपको दूर रहना है। गारंटी ऑफ रीपेमेंट और दे ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू पोस्ट डेटेड चेक, इससे भी मिसलीड होते हैं लोग, तो इसके भी बहकावे में नहीं रहना है, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो मीडिया रिपोर्ट, ऐसा भी नहीं है, और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, ठीक है। ब्लाइंडली किसी ऐसे इंसान को फॉलो नहीं करना है जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुका है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने प्रॉफिट बनाया है तो आप उनको फॉलो कर रहे हो तो आप भी प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। फॉरगो ऑब्टेनिंग द ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। इवन लोगों को आप जानते हो तो भी आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन उनसे कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई डिले होता है तो रिटर्न कंप्लेन मस्ट बी फिल विद द एक्सचेंज एज सुन एज पॉसिबल, अगर ऐसा कुछ होता है तो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको एक बार अच्छे से स्टडी करिएगा, बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज आपको गेन होगा।